So hello everyone, this is Muskan and welcome back to my video channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So friends, in today's video, in today's class, we'll be starting off with a new chapter of CBSE class 11, economics. That is theory of the firm under perfect competition. That is theory of the firm under perfect competition. So guys, without wasting any time, let's get started. So friends, we'll take up the first topic of this particular chapter, that is revenue. तो यार देखो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, अगर यार आपको ये पर्टिकुलर ये जो सेलर है, ठीक है, जो सेलर है अगर वो कोई पर्टिकुलर यूनिट को या कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी को, ठीक है, पर्टिकुलर क्वांटिटी को अगर वो सेल करता है सर कस्टमर्स को मार्केट में, ठीक है ना, तो उससे जो उनको अमाउंट जो अर्न होता है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज रेवेन्यू. ठीक है, लेट्स सपोज कि यार अगर मैंने इफ आई एम द सेलर, ठीक है, इफ आई एम द सप्लायर, आई एम द सेलर, तो यार अगर मैंने एक चॉकलेट अगर सेल आउट किया है कस्टमर को, ठीक है, अगर मैंने 2 चॉकलेट सेल आउट किया है, एक चॉकलेट की कॉस्ट मान लेते हैं कि 100 रुपीज थी, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा सर? 200 रुपीज, राइट. तो देखते हैं आप कि इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा है. अमाउंट रिसीव बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, राइट. अमाउंट रिसीव बाय अ फर्म मतलब सप्लायर, ओके, फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. अपने केस में क्या था सर? चॉकलेट था, ठीक है, 2 चॉकलेट थे, एक चॉकलेट 100 रुपए का था, 2 चॉकलेट 200 रुपए का हो गया, तो 200 रुपए में रेवेन्यू. ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं. अ सप्लायर sold 10 units of pen. A supplier sold 10 units of pen at ₹10 each. एक पेन की यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए है, वैसे आपने 10 पेन सेल आउट किए, एक की कॉस्ट 10 है, तो 10 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 100 रुपीज. तो 100 रुपीज रेवेन्यू, राइट. तो देयरफॉर रियान सर रेवेन्यू ऑफ ₹100, 10 into 10, राइट सर. ओके, देखो अब रेवेन्यू भी जो होता है ना सर, रेवेन्यू भी जो होता है वो आपका 3 टाइप के होता है. ठीक है, पहला आपका हो जाता है सर टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू मतलब जो आपका टोटल आपने सेल आउट किया है सर, जो आपने टोटल क्वांटिटी सेल आउट की है, तो वो हर एक क्वांटिटी को प्राइस से आप मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू विल गेट योर टोटल रेवेन्यू. मतलब अपने केस में क्या हो जाएगा सर? अपने केस में 100 रुपीज. अब अपने केस में ये 100 जो आया है, तो वही तो आपका टोटल रेवेन्यू है. यही 100 जो है वही तो आपका यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बन जाएगा. मतलब अपने प्राइस को मल्टीप्लाई किया, प्राइस मतलब एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी? 10 रुपए थी, और इंटू क्वांटिटी कितना था? 1 2 3 4 नहीं सर, तो पूरा का पूरा 10 क्वांटिटी आता, तो आपने कितना मल्टीप्लाई किया सर? 10 into 10 आपने मल्टीप्लाई कर दिया सर. ठीक है, आपने कितना मल्टीप्लाई किया सर? 10 into 10. ठीक है, 10 यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट है 10 रुपए, और इनटू क्वांटिटी आपने 10 क्वांटिटी परचेस किया, तो टोटल रेवेन्यू आपका कितना आ जाएगा सर? 100. ठीक है, अच्छा एवरेज रेवेन्यू मतलब पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है? तो पर यूनिट की कॉस्ट आप कैसे फाइंड आउट करोगे सर? जो आपका टोटल रेवेन्यू रहेगा डिवाइड आप कर दोगे आपने कितनी क्वांटिटी परचेज मतलब आपने परचेज किया, सेल किया. ठीक है, जैसे कि अपने केस में कितना हो जाएगा सर? 100 रुपीज. ठीक है, 100 रुपीज अपना टोटल रेवेन्यू था, डिवाइड बाय क्वांटिटी कितना था अपना? 10 रुपए, और सॉरी ये 10 क्वांटिटी था. ठीक है, तो 100 अपना टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय अपनी 10 जो क्वांटिटी है, ठीक है, तो अपना इज इक्वल टू अपना एवरेज जो रेवेन्यू आ गया वो 10 रुपए. मतलब एक यूनिट की कॉस्ट आपकी, एक यूनिट ऑफ पेन की कॉस्ट आपकी 10 रुपए. ठीक है, नेक्स्ट वुड बी मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है सर? बताओ, कोई कमेंट सेक्शन में आप फटाफट से एक बताओ मेरे को. यस सर, आपने सही बताया एकदम कि मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है सर रेवेन्यू फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. मतलब आप जो एडिशनल यूनिट जो आप सेल करोगे सर मार्केट में, तो उससे जो आपको इनकम जनरेट होगा ना, तो वो आप उसको क्या बोलोगे सर? मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर? TRN minus 1. ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट क्वांटिटी होगा उसको आप प्रीवियस वाली क्वांटिटी से लेस करना है आपको. ठीक है, अपन एक एग्जांपल की से समझेंगे आगे पूरा ग्राफ के साथ. ठीक है, ओके सर. नेक्स्ट वाला जो है आपका, वो आपका आएगा रिलेशनशिप. ठीक है, देखो रिलेशनशिप जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं. ठीक है, व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट. देखो दो सिनेरियो है. एक सिनेरियो में से आपका प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, दूसरे सिनेरियो में आपका प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है विद द राइज इन आउटपुट. आपका प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है विद द राइज इन आउटपुट. आपका जो प्राइस है वो फॉल हो रहा है विद द राइज इन आउटपुट. ठीक है, दोनों में यार आपको दो केसेस है. ठीक है, आपके दोनों सिनेरियो में दो केसेस आपके हैं. पहले में यार देखो, पहला जो आपका केस रहेगा वो आपका हो जाएगा सर एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, एंड सेकंड आपका हो जाएगा टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में क्या आपका रिलेशनशिप है. ठीक है, एंड वैसे ही आपका ये दोनों ही जो है यहाँ पे सेकंड सिनेरियो में भी आ जाएगा. मतलब जब आपका प्राइस फॉल हो रहा है, राइज इन आउटपुट है, तो उसमें भी आपका यार AR एंड MR के बीच में फाइंड आउट करने की क्या रिलेशनशिप है, कैसा उनका ग्राफ बनेगा एंड ऑल, एंड फिर आपका TR एंड MR. ठीक है सर, तो ये दोनों अच्छे से आपको याद रखने हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट
देखो यार, ये जो अपना पहला सिनेरियो आ गया, अपना पहला सिनेरियो आ गया सर कि जब प्राइस जो आपका रिमेन्स कांस्टेंट, जो प्राइस है ना वो आपका रिमेन्स कांस्टेंट, एंड ये जो आपका परफेक्ट कंपटीशन में होता है सर, ये जो आपका होता है सर वो परफेक्ट कंपटीशन में होता है। देखते हैं, चलो देखो, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ये परफेक्ट कंपटीशन क्या है सर? तो देखो सर, ये अपने मैंने आपको एक टेबुलर एक रिप्रेजेंटेशन में आपको पूरा बताया हुआ है। देखो यूनिट जो है, अगर आप एक यूनिट के केस में आपका कितना हो जाएगा सर? आपका प्राइस 5 हो जाएगा। देखो प्राइस तो आपका वैसे भी कांस्टेंट है, प्राइस तो वैसे भी कांस्टेंट है, चाहे 1 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, 10 यूनिट करेगा, 100 यूनिट करेगा, प्राइस तो कांस्टेंट है, परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। तो सर 1 यूनिट में आपको प्राइस 5 हो जाएगा, 2 यूनिट में आपको प्राइस 5 हो जाएगा, 3 में आपको प्राइस वापस से 5 है, 4 में प्राइस वापस से 5 है, एंड 5 यूनिट से भी आपका प्राइस जो है वापस से 5 है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। तो प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। वही तो अपन पढ़ रहे हैं ना सिनेरियो, जब प्राइस जो आपका कांस्टेंट है, ठीक है सर। अच्छा, टोटल रेवेन्यू मैंने को बताया था, प्राइस इनटू क्यू, प्राइस इनटू यूनिट्स या आउटपुट या क्वांटिटी बोल लो, ठीक है। तो 1 into 5 5, 2 into 5 10, 3 into 5 15, 4 into 5 20, एंड जब आप 5 यूनिट मतलब आप 5 यूनिट के केस में आपको कितना हो जाएगा सर? अगर आपका प्राइस जो है 5 है तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा सर? आपका 25 हो जाएगा, ठीक है सर। फिर एवरेज रेवेन्यू मैंने बताया था, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, मतलब 5 डिवाइड बाय 1 5, 10 डिवाइड बाय 2 5, फिर 15 डिवाइड बाय 3 5, 20 डिवाइड बाय 4 5, एंड 25 डिवाइड बाय 5 आपका हो जाएगा 5, ठीक है सर। एंड मार्जिनल रेवेन्यू मतलब, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब जब आप एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसमें आपको कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू, एक एडिशनल यूनिट का, ठीक है। मतलब एडिशनल यूनिट का मतलब देखो, जब आप जब आप पहले तो यार 5 आ जाएगा, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू में पहले तो 5 आ जाएगा। अच्छा, सेकंड केस में 10 में 10 माइनस 5 कितना होगा सर? मार्जिनल 5। 15 माइनस 10 कितना होगा सर? 5। 20 माइनस 15 कितना होगा सर? 5। 25 माइनस 20 कितना होगा सर? 5, ठीक है। तो देखो, जब आप एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका मार्जिनल, आपका एडिशनल रेवेन्यू कितना बन रहा है सर? दूसरे के केस में 10 माइनस 5 आपका कितना बन रहा है सर? 5। ये अपन ने एक वो देखा था ना, ये मैंने लिखवाया था जो आपको, ये टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस 1, तो वही है। जैसे अपन ने क्या किया, 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, तो वही अपन ने 10 माइनस 5 कितना आ गया सर? 5 आ गया। फिर 15 माइनस 10 कितना आ गया? 5, ठीक है। देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं पहले। देखो जब आप ये यहाँ पे तो आप आउटपुट लोगे, यूनिट्स लोगे, ठीक है। आउटपुट ओपी मैंने लिखा, ओपी मतलब आउटपुट, ठीक है, वो वाला ओपी मत ले लेना, ओपी मतलब आउटपुट, ठीक है। ये यहाँ पर भी मैंने लिखा है ओपी मतलब आउटपुट, ठीक है। देखो जो अपना यूनिट्स है, ठीक है, जो अपना यूनिट्स रहेगा, अगर 1 यूनिट है तो भी आपका जो प्राइस है, ठीक है, जो भी आपका प्राइस है वो आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। देखो ए आर एन एम आर जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ए आर एन एम आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप 1 यूनिट को 1 यूनिट में करो या तो आप 5 यूनिट में करो, आपका ए आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए जो देखो इसमें मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन एज द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, तो देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन ऑफ ए आर एन एम आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन ऑफ ए आर एन एम आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ पे अपन ने एक्स एक्सिस में क्या लिया है? यूनिट्स, एंड वाई एक्सिस में प्राइस, ठीक है। देखो ए आर एन एम आर, ठीक है, वाई एक्सिस में प्राइस लिया है, यहाँ पे यूनिट्स लिया है, मतलब आउटपुट, ठीक है। देखो 1 यूनिट है तो भी आपका 5 है, 5 यूनिट होगा, 4 यूनिट होगा, सब भी आपका 5 है, ठीक है। तो ए आर एन एम आर जो है आपका एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, पैरेलल टू एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। देखो सेकंड वाले में टी आर एन एम आर के बीच रिलेशनशिप आपको बताना है, टी आर एन एम आर के बीच आपको रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, जब आप 1 यूनिट के केस में, 1 यूनिट अगर आप सेल कर रहे हो, 1 यूनिट अगर आप सप्लाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो देखो 1 यूनिट के केस में आपको कितना हो जाएगा? अगर अपन एमआर, देखो एमआर तो यार सेम है, ठीक है, एमआर जो है आपका सेम है, एमआर जो है आपका सेम रहेगा, लेकिन टीआर की अगर बात करें तो एक में आपका 5 हो जाएगा, मतलब एक में ये 5 हो गया। फिर अगर 2 कर रहे हो, 2 यूनिट्स के केस में आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 यूनिट्स के केस में 10 हो जाएगा, 3 यूनिट्स के केस में आपको कितना हो जाएगा सर? 15 हो जाएगा, 4 यूनिट के केस में कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा, एंड 5 यूनिट के केस में आपको कितना हो जाएगा सर? 25 हो जाएगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट्स एंड टीआर, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड यूनिट्स, मतलब यूनिट्स बढ़ रहा है, टीआर भी बढ़ रहा है, यूनिट्स बढ़ रहा है, टीआर बढ़ रहा है, ठीक है। देखो इधर यूनिट्स आपका 1 से 2 हो गया, तो टीआर भी आपका 5 से 10 हो गया, ठीक है। ये आपका 3 से 4 हो गया, ये भी आपका 15 से 20 हो गया, ये आपका 4 से 5 हो गया यूनिट्स, तो ये आपका जो टीआर है वो भी 20 से 25 हो गया। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड यूनिट्स, टीआर विल बी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, टीआर जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाएगा, और एमआर जो है वो एक कांस्टेंट लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कांस्टेंट लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड टीआर जो है वो आपका अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, ठीक है सर, अच्छे से लिखिएगा। ओके नेक्स्ट इज, देखो
अपन ने पहला सिनेरियो तो पढ़ लिया जो आपको प्राइस जो कांस्टेंट रहता है परफेक्ट कंपटीशन के केस में, ठीक है, परफेक्ट मार्केट के केस में। देखो अब ये आपका जो वो सेकंड सिनेरियो आ जाएगा, इन लास्ट सिनेरियो हो जाएगा जब आपका प्राइस जो फॉल करता है विद द राइज इन आउटपुट, ठीक है, आपका आउटपुट जब इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट जो आपका इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो आपका प्राइस है वो फॉल हो रहा है, ठीक है, आउटपुट जो आपका इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो आपका प्राइस है वो फॉल हो रहा है, ठीक है। देखो अगर आपका आउटपुट जो है वो 1 है आपका, ठीक है, आपका जो आउटपुट है वो 1 है तो आपका प्राइस कितना हो जाएगा सर 5। आपका आउटपुट बढ़ गया, क्या बोला यहाँ पे, राइज इन आउटपुट फॉल इन प्राइस, वही अपन सिनेरियो पढ़ रहा है, वही अपन सिनेरियो पढ़ रहा है। देखो आउटपुट आपका 1 से 2 हो गया, आउटपुट मतलब आपका बढ़ गया, आउटपुट आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपका प्राइस कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओ माय गॉड, आउटपुट बढ़ गया 1 से 2 हो गया, ठीक है, आपका आउटपुट जो है वो 1 से 2 हो गया एंड आपका प्राइस या एआर जो आपका कम हो गया, प्राइस एंड एआर जो आपका कम हो गया, ठीक है, ठीक है। फिर यार देखो कि जब आपका आउटपुट अगर आपका 2 से 3 हो गया मतलब आउटपुट आपका बढ़ गया, आउटपुट आपका बढ़ गया, लेकिन आपका जो कहाँ है, आपका जो प्राइस है, आपका जो प्राइस है वो आपका कम हो गया, 4 से 3 हो गया, ठीक है, आउटपुट जो आपका बढ़ गया मतलब 3 से 4 हो गया तो ये आपका 3 से 2.25 हो गया मतलब कम हो गया, राइट। तो देखो अब ये आपका पहला वाला जो केस हो जाएगा वो आपका एआर एंड एमआर के बीच में आपको रिलेशनशिप आपको बताना है, ठीक है, थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे बताओगे, ठीक है। तो देखो यार आपको जो एआर जो मैंने आपको बनाया है, ठीक है, जो एआर जो मैंने आपका जो प्लॉट किया है वो मैंने जो है वो ब्राउन कलर से किया है, जो ग्रीन कलर से वो आपका एमआर है, ठीक है। देखो एआर जो है वो आप डाउनवर्ड स्लोपिंग तो बता सकते हो, क्यों 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 डाउनवर्ड स्लोपिंग में हम देखो एआर मतलब प्राइस हो गया, एआर मतलब प्राइस हो गया, अपन ने रिलेशनशिप में फर्स्ट वाले में देखा था जब अपन रेवेन्यू का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। देखो आउटपुट जो है आपका एक है, देखो यहाँ पे आउटपुट हो गया, देखो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे यूनिट्स लिख लो या आउटपुट लिख लो एज योर विश। देखो आउटपुट हो गया, चलो आउटपुट जो आपका एक है तो आपका प्राइस या एआर जो आएगा आपका वो 5 हो जाएगा, यहाँ से अपन ने 5 देख लिया, ठीक है सर। जो आपका 2 है, ठीक है, आउटपुट अगर आपका 2 हो जाएगा तो प्राइस या एआर आपका कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर जब 3 है तो 3 में 3 हो गया, फिर 4 में 2.25 हो गया, तो 4 में अपना 2 से थोड़ा ऊपर है 2.25, ठीक है, एंड 5 के केस में आपका एग्जैक्ट 1 हो जाएगा, तो ये आपका जो है वो एआर हो गया मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, ठीक है सर। और जो आपका सर एमआर एमआर तो आप सेम प्लॉट कर लो, ठीक है, जब आप एक यूनिट है, आपका एक यूनिट है तो एमआर आपका हो जाएगा सर 5, ठीक है, एमआर आपका हो जाएगा सर 5। फिर उसके बाद सर 2 यूनिट के केस में एमआर आपका हो जाएगा 3, फिर 3 के केस में आपका एमआर हो जाएगा सर 1, ठीक है, 4 के केस में 2, 4 के केस में आपका 0 हो जाएगा एंड 5 के केस में आपका -3 हो जाएगा, ठीक है सर। मतलब आप देखो कि दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन एमआर जो है कुछ ज्यादा ही डाउनवर्ड होकर पूरा नेगेटिव भी जा रहा है, ठीक है, एआर जो है वो नेगेटिव नहीं जा रहा है लेकिन एमआर जो है वो नेगेटिव स्लोप है, मतलब पूरा नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, ये -4 में गया ना एमआर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट के जो आपका रिलेशनशिप आपको बताना है वो आपका है टीआर एंड एमआर के बीच में, ठीक है, टीआर एंड एमआर के बीच आपको रिलेशनशिप बताना है, तो एमआर जो है वो तो सेम ही रहेगा ना एआर के केस में, क्योंकि वो तो सेम ही है, ठीक है ना। देखो वो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, नेगेटिव भी जा सकता है, ठीक है, ज्यादा ही करोगे तो नेगेटिव चला जाएगा, और अपन यहाँ तक ही रोक देते ना 0 के केस में तो आपका यहाँ तक खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप आपको बहुत जोश था और आपको करना है तो करते करते आपका नेगेटिव में चला गया, ठीक है, ये -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना, 5 माइनस 9 कितना होगा 4, तो -4, ठीक है। देखो अब टीआर देखना ध्यान से, टीआर देखना ध्यान से यार प्लीज, चलो देखो देखो टीआर टीआर में क्या हो जाएगा सर, अगर आपका एक आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट अगर 1 है आपका, आउटपुट अगर 1 है आपका, आउटपुट अगर 1 है आपका, तो आपका टीआर कितना हो जाएगा सर 5, आपका टीआर हो जाएगा ये 5, ठीक है। अगर आउटपुट आपका 2 है, आउटपुट आपका 2 है तो टीआर आपका हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, फिर 3 है तो 9 हो जाएगा, 4 है तो 9 हो जाएगा आपका, एंड 5 है तो आपका ये 5 हो जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि पहले टीआर जो है वो इंक्रीज होगा, पहले टीआर इंक्रीज होगा, फिर एक पीक में पहुंच जाएगा, मतलब हाईएस्ट हो जाएगा एंड कांस्टेंट रहेगा, स्टेबल रहेगा, फिर फट से नीचे गिरेगा। तो ये आप 3 पॉइंट्स आ जाएगा, पहले में जो आपका टीआर जो है इंक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग रेट, फिर आपका जो है वो एक पीक में पहुंच जाएगा, हाईएस्ट लेवल में मैक्सिमम में पहुंच जाएगा टीआर, एंड फिर आपका एकदम से डाउनवर्ड स्लोपिंग या डिक्लाइनिंग या डिक्रीज हो जाएगा आपका टीआर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सर, यहाँ पे भी आउटपुट लिख देना या यूनिट्स लिख देना, ठीक है, यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा, ये तो यूनिट्स लिख देना, दो नहीं चलेगा, कुछ कुछ बुक्स में आपका यूनिट्स दिया है, कुछ कुछ में आपका आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है सर। तो ये अपना हो गया सर रिलेशनशिप्स। देन अपना आता है सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में अपन क्या देखा सर, प्रॉफिट रिफर्स देखो प्रॉफिट जो होता है ना, या प्रॉफिट अब रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को सेम मत समझना, ठीक है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को सेम मत समझना। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जितना रेवेन्यू अर्न किया ना, जितना रेवेन्यू अर्न किया उसमें से कॉस्ट हटा दो, रेवेन्यू अपना अर्न हो गया था, जैसे वो अपन ने पेन वाला एग्जांपल लिया था, ये
ये ग्राफ में, तो आपका कितना, अपन ने 10 पेन बेचा था, एक पेन का कॉस्ट 10 रुपए था, तो अपना रेवेन्यू कितना हो गया था 100 रुपए। अपना रेवेन्यू कितना हो गया था सर 100 रुपए। तो 100 रुपए तो वो तो मेरा रेवेन्यू है ना, लेकिन मेरा प्रॉफिट कितना है, कब लेट सपोज अगर मेरा जो कॉस्ट है, ठीक है, जो मेरे को एक्सपेंडिचर हुआ है, कॉस्ट इनकर हुआ है, तो वो मेरा लेट सपोज 30 रुपीज हुआ, ठीक है। तो मैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगी, 100 जो मेरा रेवेन्यू था माइनस एक्सपेंडिचर या कॉस्ट जो मेरा 30 था, तो 100 माइनस 30 70, तो 70 विल बी माय प्रॉफिट, 100 विल बी माय रेवेन्यू एंड 30 इज माय कॉस्ट या एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो क्या बोला मैं सर, मैंने profit refers to the excess of receipts from the sale of goods over the expenditure incurred on producing them. It's the difference between total revenue and total cost. Difference between total revenue and total cost. Difference between total revenue and total cost. Total revenue था मेरा 100, total cost था 30, ठीक है ना। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया सर 70, प्रॉफिट कितना आ गया सर 70। अब देखो आपके कुछ 3 कंडीशंस दिए हुए, अपन पहले 2 कंडीशंस देखेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे, देन अपन जो है वो आगे चलेंगे थर्ड वाले कंडीशन में। पहले अपन 2 को समझते हैं, ठीक है। देखो 2 वाले में क्या बोला है, पहले मैंने आपको बोला है सर एमआर इज इक्वल टू एमसी, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आपका इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट से। मार्जिनल रेवेन्यू जो है सर वो आपका इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है। एंड सेकंड आपको बोल रहा था मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो नॉन डिक्रीजिंग या स्लोप जो है वो पॉजिटिव, मतलब वो नीचे नहीं गिर रहा है, वो नीचे नहीं गिर रहा है, वो कैसा हो रहा है सर ऊपर जा रहा है। वो कैसा, मार्जिनल कॉस्ट का जो ग्राफ जो कर्व है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड है, नीचे नहीं है, अपवर्ड, ठीक है। तो ये अपन पहले 2 देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, एमआर एंड एमसी इक्वल है, एंड एमसी वाला जो है वो डिक्रीजिंग नहीं है बल्कि इंक्रीजिंग है, ठीक है। देखो ये अपन एमआर एंड एमसी, ठीक है, ये अपना एमसी वाला हो गया, ये वाला ये अपना एमसी हो गया, एंड ये वाला जो लाइन है सर ये अपना मैं दूसरे कलर से कर लेती हूँ ताकि और क्लैरिटी के साथ आपको समझ आए। या देखो ये तो अपना एमसी हो गया, ठीक है, आई होप इट्स क्लियर एंड विजिबल, ठीक है। एंड ये अपना एमआर, मतलब वो एमआर लो, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब अपन ने पहला वाला कंडीशन क्या पढ़ा था, एमआर इज इक्वल टू एमसी। तो यार देखो एमआर इज इक्वल टू एमसी, या तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, या तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है सर। अब दोनों पॉइंट है सर, दोनों पॉइंट है, तो कौन से पॉइंट में जाए, दोनों पॉइंट है तो कौन से पॉइंट में जाए, पहले वाले में जाए कि दूसरे वाले में जाए, पहले वाले में जाए कि दूसरे वाले में जाए। देखो देखो सुनो, एमआर इज इक्वल टू एमसी, ये दोनों पॉइंट तो हो गया। फिर क्या बोल रहा है, एमसी वाला जो है वो डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए, वो अपवर्ड होना चाहिए। ये वाला जो एमसी है ना सर, ये वाला जो एमसी है वो तो डाउनवर्ड हो रहा है ना, ये तो एमसी जो है वो डाउनवर्ड हो रहा है, तो इसको नहीं लेंगे सर, इसको नहीं लेंगे अपन। कौन सा लेंगे सर, ये अपवर्ड वाले को लेंगे। किसको लेंगे सर, अपवर्ड वाले को लेंगे। मैं दोनों कंडीशन बताया था आपको। पहला कंडीशन था आपका एमआर इज इक्वल टू एमसी, एमआर इज इक्वल टू एमसी, तो ये वाले पॉइंट में भी आ रहा है, ये वाले पॉइंट में भी आ रहा है, ठीक है। और दो से, ठीक है, दूसरे वाले में अपन ने बोला था, दूसरे वाला जो कंडीशन था वो उसमें मैंने आपको बताया था सर कि आपका जो एमसी कर्व है, ठीक है, जो आपका एमसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होना चाहिए, वो अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। अपवर्ड स्लोपिंग की बात करें सर तो ये वाला आपका आ जाएगा, ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग की बात करें तो ये वाला आपका आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे, तो ये वाला आपका पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना और मैं इसको अच्छे से इलेबोरेट करके आपको बताती हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैंने कुछ कॉपी में मैंने पूरा बनाया था, जस्ट अ सेकंड। या देखो 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 अब ये वाला जो है ना यार, ये वाला जो है आपका, ये समझना कि एमआर, ठीक है, एमआर जो है वो आपका ज्यादा है, ठीक है। एमआर जो है, एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू जो है इज हायर देन, इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो इस केस में यार, इस केस में जो है वो तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आपका क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट हो जाएगा। चलो अपन लिख देते हैं प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आपका क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट हो जाएगा, समझा कि नहीं। देखो मार्जिनल रेवेन्यू मतलब जो आप अर्न कर रहे हो ना, जो आपका रेवेन्यू है वो ज्यादा है, जो आपका रेवेन्यू है ना सर वो ज्यादा है, ठीक है। जो आपका रेवेन्यू है वो ज्यादा है कॉस्ट से, इसीलिए आप प्रॉफिट वाले कंडीशन सिचुएशन में आ जाएगा, आपका प्रॉफिट वाला कंडीशन बनेगा, ठीक है सर। ओके सर। अच्छा देखो ये वाला अगर पॉइंट में बात करें अपन, ये जो येलो वाला जो आपको पॉइंट मैंने बताया था ना, ये जो मैंने आपको येलो वाला जो पॉइंट बताया था, ठीक है, येलो वाले पॉइंट में आपका क्या हो जाएगा सर, येलो वाले पॉइंट में क्या हो जाएगा सर, ये जो आपका होगा वो आपका जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा मतलब जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो इसमें अपन लिख देते हैं सर जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है सर। ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा सर, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट वाला पॉइंट हो जाएगा सर, समझा कि नहीं, पक्का समझा। चलो ठीक है, ये आपका जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट हो गया। ये मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझना पहले, ठीक है। अच्छा देखो
अब अगर जो फर्म है, ठीक है, अगर वो ये वाले में इनकर करती है, मतलब ये वाले अगर पॉइंट में, ठीक है, जो आई एम ड्रॉइंग, ठीक है, ये जो येलो वाले मैंने बताया ना, ये वाले में अगर इनकर कर रही है ना, ये मतलब कर और अगर जा रही है, ठीक है, तो इस ये वाले में आपका कौन सा हो जाएगा, देखो ये वाले से ये येलो वाले पॉइंट तक, यहाँ से ये येलो वाले पॉइंट तक अगर आप कर रहे हो सर, अगर आप कर रहे हो तो वो एक लॉस वाली सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है सर, वो एक लॉस वाली सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, मतलब ये येलो वाले से लेकर के ये डॉट 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 तक जो आपका बनाया हुआ है ना, ये येलो से येलो तक, तो ये जो आपका हो जाएगा ये लॉस वाला सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा देखो, अब देखो, अब जो फर्म है, ठीक है, अब जो फर्म है, अगर वो क्या कर रही है सर, वो क्या कर रही है कि ये वाला जो है ना, यहाँ पे अगर वो इनकर कर रही है, ये लेट मी चेंज द कलर, देखो अगर वो यहाँ पे अगर इनकर कर रही है, ठीक है, ये जो पर्पल वाला जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर वो इनकर कर रही है ना सर, यहाँ पे अगर इनकर कर रही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, यहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो आपका ग्रेटर है मार्जिनल रेवेन्यू से। मार्जिनल कॉस्ट आपका ज्यादा है, ठीक है, कॉस्ट आपका ज्यादा है, रेवेन्यू आपका कम है, कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू मतलब जो पैसा कौन कर रहा है वो कम है, कॉस्ट आपका ज्यादा है, तो ये जो आपका हो जाएगा वो एक लॉस वाली सिचुएशन हो जाएगी, आपका लॉस वाली सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, और अगर जो फर्म है ना, जो फर्म है अगर वो ये वाले पॉइंट पे अगर हो रहा है, ठीक है, ये वाले पॉइंट में अगर ऑपरेट कर रहा है या फंक्शन कर रहा है, तो ये वाला भी आपका किस में हो जाएगा सर, ये वाला भी जो है, ये वाला भी जो है, ये भी आपका जो है वो लॉस वाला आपका सिचुएशन बनेगा। ठीक है, ये वाला भी आपका जो है वो लॉस वाला बनेगा फॉर सेलिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, फॉर सेलिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, क्योंकि वो एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट जो है वो सेल आउट कर रहा है, एक सेल आउट कर रहा है। ठीक है, और ये वाला जो है ना सर, और ये वाला ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट येलो वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट येलो वाला पॉइंट है, इसमें आपका इसमें ये वाला आप कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो इसे, ये वाला कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है इज डिक्रीजिंग। ठीक है, इज डिक्रीजिंग। ठीक है, मैं इतना ही शॉर्ट में लिख रही हूँ, इज डिक्रीजिंग। ठीक है, इज डिक्लाइन, इज अ डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, इज डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, इज डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, एंड ऑफ एंड ये जो है ये एक नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, डिक्रीजिंग स्लोप या नेगेटिव स्लोप इसको बोल लो। ठीक है, डिक्रीजिंग स्लोप या नेगेटिव स्लोप इसको बोल लो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है आपका यहाँ पे ऑपरेट करना। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेट करना। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट मैंने इसको और अच्छे से अपन लिख भी देते हैं ना, और अच्छे से इसको कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर ऑपरेट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ऑपरेट कर रहे हो, ये भी लॉस वाला सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऑपरेट कर रहे हो ना बॉस, यहाँ पे अगर आप ऑपरेट कर रहे हो, ये दोनों पॉइंट के बीच में, ये दोनों पॉइंट के बीच में अगर आप यू आर ऑपरेटिंग, ये दोनों पॉइंट के बीच में इफ यू आर ऑपरेटिंग, ठीक है ना, तो यही आपके लिए जो है ये प्रॉफिट वाला है, यही एकदम बेस्ट है, यही वाला सबसे सही है, बेस्ट है। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, ये है अपन ने पूरा एक तो प्लॉट कर लिया था, ये वाला अपन जो है वो दो कंडीशन अपन ने पढ़ा था, जब आपका एमसी एंड एमआर जो है वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी था, ये वाला पॉइंट भी था, तो मैम कौन सा वाला ले, यहाँ पे ठीक है, दूसरे कंडीशन अपन ने जो पढ़ा था वो एमसी कर्व जो है वो डिक्रीजिंग स्लोप नहीं होना चाहिए, इंक्रीजिंग स्लोप होना चाहिए, वो ऊपर होना चाहिए, पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो यार ये तो नीचे आ रहा था एमसी कर्व। ठीक है, तो इसीलिए अपन ने इसको नहीं लिया, ये वाला अपन ने कंसिडर किया। बीच में अगर करोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप ऑपरेट करोगे तो ये लॉस हो जाएगा, ये वाला भी लॉस हो जाएगा आपका। एंड अगर ये वाले में आपका लॉस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। ठीक है, ये वाला जो बीच वाला है ना, ये आपका प्रॉफिट वाला है, ये जैसे कि मैंने ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपका रेवेन्यू ज्यादा है ना, आपका कॉस्ट कम है, मार्जिनल कॉस्ट कम है। ये वाला जो पॉइंट है सर, ये वाला जो येलो वाला पॉइंट है, ये ध्यान से देखो, ये वाला जो येलो वाला पॉइंट है वो आपका हो जाएगा जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, ना प्रॉफिट लॉस, ना प्रॉफिट लॉस, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, एंड यहाँ पे अपन क्यों लिए, क्योंकि एमसी जो है वो डिक्रीजिंग स्लोप है। ठीक है, एंड यहाँ पे अपन ने आउटपुट लिया एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में अपन ने प्राइस कंसीडर किया हुआ है। तो ये था आपका दोनों कंडीशन के हिसाब से, मतलब जो आपका दो कंडीशन थे उसके हिसाब से मैंने आपको पूरा बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। थर्ड वाला अपन आगे देखेंगे, फिर अपन नेक्स्ट वाले में चलते हैं। ठीक है, देखो अब सप्लाई की बात करते हैं सर, सप्लाई। ठीक है, सप्लाई का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो, सप्लाई का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ फर्म इज विलिंग। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे अच्छे से समझो, it refers to the quantity of a commodity, quantity of a commodity, ऐसी quantity commodity की which a firm is willing and able to offer, मतलब
फर्म इज विलिंग, जैसे फर्म, ठीक है, फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर, एग्जांपल मान लो कि फर्म को अगर पेन सेल करना है, ठीक है, 50 पेन 50 पेन अगर उसको सेल करना है, फर्म को 50 पेन अगर सेल करना है तो उसके पास 50 पेन वो विल है, ठीक है, वो विलिंग है सेल करने की, उसकी इच्छा है, उसको मन है करने का, एंड उसके पास जो है एबल टू ऑफर, मतलब उसके पास 50 क्वांटिटी ऑफ द पेन है, 50 पीस ऑफ पेन है, वो अवेलेबल है उसके पास है, ठीक है ना, इज एबल, इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर द फॉर सेल at each possible price during a given period of time, इस पर्टिकुलर टाइम तक आपसे सेल करना है, गिवन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक आप सेल कर सकते हो, ठीक है, ये अपन ने अभी देखा सर। अच्छा, ये अपन ने देखा सर, लेकिन इसके बाद भी अपन को देखना है कि सर स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सर स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में आपका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, देखो यार, स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है सर टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड, मतलब लेट सपोज आप मान लो, अगर 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 मैंने ना प्रोड्यूस किया या मैन्युफैक्चर किया है 50 यूनिट, ठीक है, मान लो ना 50 यूनिट का मैंने प्रोड्यूस किए हैं, मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, और सप्लाई का मतलब क्या होता है, यूनिट्स ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर सेल। देखो आपका यहाँ पे जैसे मैं लिख देती हूँ कि आपका जो स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक जो है वो आपका 100 यूनिट्स, ठीक है, एंड आपका सप्लाई कितना, सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई का मतलब जो आप मार्केट में सप्लाई कर रहे हो, जो आप मार्केट में सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, मान के चलते अपन 60 यूनिट्स, ठीक है, 60 यूनिट्स, एंड सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है यार जो कस्टमर खरीद के चले भी गए, जो कस्टमर खरीद के चले भी गए, एग्जांपल मान लो 40 यूनिट, कितना, just a second, yeah, I hope it's clear now, yeah, देखो सेल का मतलब क्या होता है सर, जो कस्टमर खरीद के चले भी गए, जो कस्टमर खरीद के चले भी गए, कितना आपने खरीदा सर, 40 यूनिट, कितना खरीदा सर आपने, 40 यूनिट, ठीक है, तो स्टॉक कितना हो गया सर, जो मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, मतलब जो मैंने टोटल मैन्युफैक्चर किया हुआ है, फिर सप्लाई मतलब जो गोडाउन से मैं अपने शॉप में लेके आई ताकि उसमें से मैं कस्टमर को दे सकती हूँ, मतलब अभी जैसे पूरा 100 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस कर लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, ठीक है, प्रोड्यूस कर लिया, 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर लिया है, और सप्लाई का मतलब वो मैं अपने गोडाउन से लेकर के अपने शॉप में लेके आऊंगी, गोडाउन से लेकर के अपने शॉप में लेकर आऊंगी, ठीक है ना, ताकि जैसे 60 यूनिट्स हो जाए, सेल हो जाए, सप्लाई कर दूं, मैं मार्केट में सेल हो जाए, पूरे कस्टमर खरीदे 60 यूनिट, तो बाकी के 40 यूनिट जो मेरे गोडाउन में पड़े हुए मैन्युफैक्चर किए हुए, तो वो फिर मैं वापस से कुछ दिन बाद जब सेल हो जाएंगे वो 60 यूनिट्स, तो मैं उसको वापस अपने शॉप में ले आऊंगी, ताकि वो एडिशनल जो 40 यूनिट है जो मैंने गोडाउन में रखे हुए थे, तो वो जो है वो मैं वापस सेल कर सकूं कस्टमर्स को, ठीक है, तो सप्लाई हो गई 60 एंड सेल हो गया सर मेरा 40 यूनिट्स, मतलब ठीक है 40 यूनिट जो है ना कोई कस्टमर आके खरीद के चला भी गया, तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा सर स्टॉक, सबसे बड़ा आपका हो जाएगा स्टॉक, उससे छोटा आपका हो जाएगा सप्लाई, और उससे भी छोटा, सबसे छोटा आपका हो जाएगा सेल, समझा, यस सर। अच्छा देखो नेक्स्ट वाले में अपन आता है सर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, मतलब अब सप्लाई कर रहे हो ना, तो सप्लाई जो है कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होते हैं ऐसे सप्लाई के, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होते हैं जो सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो पहला हो जाएगा सर प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, सर आपका पहला हो जाएगा सर प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, देखो पहला जो आपका है ना वो आपका है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, ठीक है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मेरा प्राइस अगर इंक्रीज होगा ना, अगर मेरा प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा तो मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया, प्राइस अगर मैंने सपोज मान लेते हैं पहले मैं 10 रुपए में सेल कर रही थी, अब मैं 15 रुपए में सेल कर रहा हूँ, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट अगर मेरा इंक्रीज हो जाएगा ना तो मेरा सप्लाई जो है कम हो जाएगा, सॉरी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट मेरा बढ़ गया, ठीक है, प्रॉफिट अगर मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है, देखो प्राइस मेरा बढ़ गया, ठीक है, प्राइस बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मेरा सप्लाई भी बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा भी अपन देख लेते हैं कि जैसे कि मेरा जो प्राइस है, ठीक है, जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वो अगर कम हो गया, अगर वो कम हो गया तो मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, और जबकि मेरा प्रॉफिट कम हो चुका है तो फिर मेरा जो सप्लाई है वो भी मार्केट में कम हो जाएगा, सप्लाई भी कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट एंड प्राइस सब कुछ जो वो कम हो चुका है, ठीक है, तो ये था अपने सर पहला डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई, दैट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, ठीक है, सेकंड अपना है प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स ऊपर ले लेते हैं, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स के ऊपर ले लेते हैं कि लेट सपोज आपके पास जो है वो दो गुड्स है, ठीक है, आपके पास जो है वो दो गुड्स है, एक है आपका बाजरा एंड एक है आपका
राइस, ठीक है, एक है आपका बाजरा, एक है आपका राइस। अगर मान लो अगर बाजरा का जो प्राइस है, ठीक है, बाजरा का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया ना, तो क्या होगा, जो जो प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, अगर जो पहले देखो मैं इसको एक लिख के ही बता देती हूँ, इधर देखना। देखो इधर देखना ध्यान से प्लीज। जैसे कि एक मेरा बाजरा है, ठीक है, अगर बाजरा का, ठीक है, अगर बाजरा का जो मेरा प्राइस है, ठीक है, अगर बाजरा का जो प्राइस है अगर वो मेरा इंक्रीज हो गया, बाजरा का जो प्राइस है ना सर, अगर वो मेरा इंक्रीज हो गया, ठीक है, एंड एक है मेरा राइस ले लेते हैं अपन, एक है मेरा राइस ले लेते हैं। अब राइस का जो प्राइस है, अगर राइस का जो प्राइस है अगर वो मेरा डिक्रीज हो गया, ठीक है, अगर वो मेरा डिक्रीज हो गया तो क्या होगा सर, तो क्या होगा सर, जो जो लोग पहले राइस को जो लोग पहले जो प्रोड्यूस कर रहे थे, सेल कर रहे थे, वो लोग इसमें शिफ्ट हो जाएंगे सर बाजरा में। क्यों? क्योंकि बाजरा में जो प्राइस है वो ज्यादा है। अगर अपन ने पढ़ा भी है ना पहले वाले में कि प्राइस बढ़ेगा तो आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपका फिर सप्लाई भी जो है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो थर्ड इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, अब इसमें क्या बोला है कि जैसे आपको पता है क्या, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड लेबर कैपिटल, ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल, तो ये सारा जो अगर फैक्टर्स है, अगर वो सारे फैक्टर्स की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस में इंक्रीज हो जाती है, तो बट ऑब्वियस अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा, एज ए सप्लायर एज ए सेलर अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जहां प्रॉफिट कम हुआ वहां पे अपना सप्लाई भी कम हो जाएगा। फैक्टर्स प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ा, अपना प्रॉफिट कम हो गया, अपना प्रॉफिट कम हुआ तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। वही वाइस वर्सा का प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो गया तो अपना प्रॉफिट भी जो है वो बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा। ठीक है सर। एंड फोर्थ अपन देखते हैं सर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या बोल रहे हैं, देखो टेक्नोलॉजी जो होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो होती है वो आपकी दो टाइप की होती है। एक तो होती है सर आपकी अपडेटेड टेक्नोलॉजी और दूसरी होती है सर आपकी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। एक होती है आपकी अपडेटेड टेक्नोलॉजी, दूसरी होती है सर आपकी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। ठीक है यार, देखो अगर आप अपडेटेड न्यू लेटेस्ट वर्जन वाली न्यू टेक्नोलॉजी अपडेटेड फीचर्स की जो टेक्नोलॉजी वो अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो गया और प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया तो मैं आपने बताया था आपका सप्लाई भी बढ़ जाएगा। यस यू आर राइट, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, अपडेटेड वाले टेक्नोलॉजी में आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो बड़ा वैसे आपका सप्लाई भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आउटडेटेड वाली अगर आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, एकदम ऑब्सोलीट वाली आउटडेटेड वर्जन वाली टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड फीचर वाली टेक्नोलॉजी इफ यू आर यूजिंग इट, तो यार आपका कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हुआ तो आपका सप्लाई भी कम हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, फिफ्थ वाले में देख लो गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में यार आपकी दो चीजें आ जाएंगी। देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी आपकी दो चीजें आएंगी, मार्क अच्छे से आप लिख लेना, मार्क कर लेना। ठीक है, दो चीजें आएंगी, पहले तो आपका आएगा टैक्स, दूसरा आएगा आपका सब्सिडी। पहला आएगा आपका टैक्स, दूसरा आएगा आपका सब्सिडी। अगर टैक्स की बात करते हैं सर, अगर अपन टैक्स की बात करते हैं तो यार देखो, अगर टैक्स आपका बढ़ जाएगा, टैक्स अगर आपका बढ़ जाएगा, टैक्स अगर आपका बढ़ जाएगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो बट ऑब्वियसली कितनी बार बताया मैंने, तो आपका सप्लाई भी जो है कम हो जाएगा। ठीक है, टैक्स बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपका सप्लाई भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर सब्सिडी की बात करें, सब्सिडी का मतलब कहते हैं बेनिफिट्स, आपको अच्छा कुछ मिल रहा है, बेनिफिट्स आपको जो मिल रहा है। ठीक है, सब्सिडी मतलब बेनिफिट्स अगर आपका सॉरी, अगर आपका सब्सिडी जो है वो अगर आपका बढ़ जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी जो है वो भी बढ़ जाएगा, आपका सप्लाई भी जो है वो भी बढ़ जाएगा, वो भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है सर। देखो सब्सिडी मतलब बेनिफिट्स, अगर आपका बेनिफिट्स मतलब सब्सिडी अगर आपका इंक्रीज हो जाएगा तो आपका प्राइस जो आपका प्रॉफिट जो है ना, आपका प्रॉफिट जो है वो आपका बढ़ जाएगा, वो अगर आपको बढ़ जाएगा तो आपका सप्लाई भी जो है वो बढ़ जाएगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एंड अपन सिक्स वाला देखते हैं कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, देखो जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं ना फर्म के, वो दो टाइप के होते हैं। देखिए, एक आपका होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक आपका होगा सेल मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब भले हम 10 के बदले सिर्फ 2 यूनिट सेल आउट करेंगे, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा प्राइस में सेल करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे आपका एप्पल का आईफोन, ठीक है, मतलब एप्पल का आईफोन मतलब प्राइस हम बढ़ा के ही सेल आउट करेंगे। ठीक है, हमें हमें प्राइस कम नहीं करना, हम भले हम 2 के बदले एक क्वांटिटी जो है सेल करेंगे, ठीक है, एक यूनिट सेल करेंगे, लेकिन जो है हम ज्यादा कॉस्ट में, ज्यादा हाई प्राइस में सेल आउट करेंगे। एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन मतलब हम चाहे तो प्राइस भी, मतलब जो हमारा प्राइस है ना कमोडिटी का, प्रोडक्ट का, गुड्स का, वो हम कम भी कर देंगे, लेकिन हमें ज्यादा सेल करना है, ज्यादा हमें सेल करना है। ठीक है ना, तो यार अगर आपको ऐसा कुछ है तो वो भी जो है वो डिटरमाइन करेगा आपका सप्लाई को। ठीक है, कि आप सप्लाई कितना करोगे, कैसा करोगे। एंड यार देखो
जो आपका दो सॉरी ये आपका तीन और है, ठीक है। एक तो हो जाएगा सर आपका नंबर ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट, नंबर ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट, ठीक है। नंबर ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट मतलब ज्यादा फर्म्स होगी तो ज्यादा सप्लाई होगा, कम फर्म्स होगी तो कम सप्लाई होगी, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है यार, देखो अगर मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में जो है ना इस पर्टिकुलर कमोडिटी के, इस पर्टिकुलर गुड्स का जो है वो प्राइस अगर कम होने वाला है तो मैं आज ही सेल कर दूंगी। मेरे को पता है कि आज अगर 50 रुपए में सेल आउट हो रहा है एग्जाम्पल, और कल जाके 20 रुपीज हो जाएगा, तो क्यों ना मैं आज ही सेल करूंगी ना, क्यों आज ही मैं सेल करूंगी नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है एक महीने बाद फिर सिर्फ 20 रुपए मिलेगा, तो उससे बेटर है कि मैं आज सेल करूँ, 50 रुपए मिलेंगे, मेरे को इतना ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और वैसे ही अगर मेरे को लग रहा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर कल जाके एक दो महीने बाद या कुछ टाइम बाद जाके जो है वो इस पर्टिकुलर कमोडिटी जिसकी कॉस्ट 100 रुपीज है, वो जाके वो कल 500 रुपए होने वाली, तो मैं आज सेल नहीं करूंगी या सप्लाई नहीं करूंगी, मैं जब 500 रुपए होगा तब सप्लाई करूंगी, ठीक है। मतलब फ्यूचर में सेल करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जितना अच्छा आपका होगा उतना आपका सप्लाई भी बेटर होगा, जितना अच्छा आपका होगा उतना सप्लाई भी आपका जो है बेटर होगा। तो सर अपन ने ये देखा कि डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई का मीनिंग एंड स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में डिफरेंस अपन ने देखा था। नेक्स्ट अपन ने सप्लाई कर्व में, सप्लाई कर्व मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑब्वियस बात है ग्राफिकल जो आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल, ऑफ सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल, जस्ट अ सेकंड, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। Okay. Next is it shows the direct relationship between the price and the quantity supplied, keeping the other factors constant. मतलब price बढ़ेगा, supply बढ़ेगा, price कम होगा, supply कम होगा, price बढ़ेगा, supply कम होगा, price कम होगा तो supply भी कम होगा, ठीक है ना। Next is keeping the other view. Okay, it can be drawn for any commodity by plotting each combination of schedule, supply schedule on a graph. Supply schedule का मतलब क्या होता है, जब आप टेबल फॉर्म में, मतलब टेबुलर फॉर्म में जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो दैट इज नोन एज सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल अपन इसको बोलते हैं, शेड्यूल जो भी बोलना है। एंड अगर आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करते हो तो दैट इज नोन एज आपका सप्लाई कर्व, ठीक है सर। ये जो होते हैं यार दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के मतलब एक आपका हो जाएगा सर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, दूसरा आपका हो जाएगा सर मार्केट सप्लाई कर्व। एक हो जाएगा आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, दूसरा आपका हो जाएगा मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व मतलब अगर मार्केट में एक ही सेलर है, एक ही फर्म है, ठीक है, एक ही फर्म, एक ही सेलर है, एक ही सप्लायर है, तो उसको अपन बोलेंगे सर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, उसी के कर्व बना रहे हैं तो, ठीक है। एंड अगर बहुत सारे मतलब दो तीन चार और भी बहुत सारे एक से ज्यादा है तो उसको अपन सर बोलेंगे मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट में एक से ज्यादा मतलब दो तीन चार या और भी ज्यादा अगर सप्लायर से या फर्म्स है तो उसको अपन क्या बोलेंगे सर, मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं सर, यस, सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। मैंने आपको बताया था सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व, सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व, ठीक है। देखो सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व इसमें मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया। देखो ये जो होता है आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है, मैंने आपको अभी बताया था लास्ट में कि सप्लाई शेड्यूल का मतलब क्या होता है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड ये जो होता है सर आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये मतलब सप्लाई कर्व, ठीक है। सप्लाई कर्व जो होता है वो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। ये इसका जो है दो टाइप के होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। एंड सप्लाई कर्व भी जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है। अपन एग्जांपल ले लेते हैं यार, एग्जांपल ले लेते हैं यार, एग्जांपल से ले लेते हैं अपन यार। प्राइस अगर आपको दिया हुआ 10 एंड दूसरे में आपको प्राइस दिया हुआ 20, ठीक है। तो अगर एक ही सेलर है, देखो ये अपन ये दो छोड़ देते, ठीक है, S2 एंड मार्केट का अगर अपन छोड़ दे, एंड अगर एक ही सेलर का अगर अपन देखे तो अगर वो जो प्राइस 10 है तो वो पहला जो सेलर है, एक ही सेलर है। अगर अपन इंडिविजुअल की बात करते हैं, भाई अपन सिर्फ इंडिविजुअल सप्लाई की अगर बात करें, इंडिविजुअल सप्लाई कर इंडिविजुअल शेड्यूल का, तो यार उसमें एक ही सेलर होगा तो वो 60 सेल कर रहा है। जब प्राइस बढ़ गया तो मतलब सप्लाई भी आपका बढ़ जाएगा मार्केट में, तो 60 से 100 हो गया, ये 10 से 20 हुआ तो ये भी 60 से 100 हो गया, बढ़ गया, तो दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो जाएगा सर इंडिविजुअल सप्लाई का। अगर मार्केट का कर देखे तो इसी में अगर अपन ये दो भी जोड़ देते हैं, मतलब S2 और मार्केट का, तो S2 आप कैसे निकालोगे, मतलब S2 मतलब दूसरा कोई सेलर अगर आ गया तो वो 10 रुपए की जब प्राइस था तब वो 80 सेल कर रहा था, सप्लाई कर रहा था, जब 10 से 20 हो गया आपका प्राइस तो ये 80 से 120 सेल कर रहा है, ठीक है। अगर हम मार्केट का देखें मतलब S1 प्लस S2 मतलब सप्लायर 1 प्लस सप्लायर 2, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा सर, दोनों को प्लस कर देना तो 60 प्लस 80 आपका हो जाएगा सर 140 एंड 100 प्लस 120 आपका हो जाएगा सर 220। ये आपका हो जाएगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। और वही अगर अपन ग्राफ के थ्रू अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते उसको प्लॉट करते ग्राफ में, तो वो आपका हो जाएगा सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व मतलब अगर एक ही होगा तो, एंड मार्केट सप्लाई कर्व मतलब अगर एक ही से ज्यादा मतलब दो तीन चार अगर ऐसे कुछ सप्लायर्स होंगे मार्केट में तो उनका पूरा इंडिविजुअल आपको बनाना पड़ेगा। ये वाला यार मैंने जो है आपको सिर्फ इंडिविजुअल का ही आपको बताया हुआ है, ठीक है, इंडिविजुअल का ही बताया हुआ। अगर मार्केट का करोगे तो मार्केट का भी पूरा का पूरा सेम आएगा, ठीक है सर। देखो अगर जैसे अपना प्राइस अगर 10 है
ठीक है, तो आपका S1 कितना हो जाएगा सर 60 हो जाएगा, एंड जब प्राइस अगर 2 है तो आपका S1 कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा, तो मतलब एक अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग हो गया तो इसको अपन बोलेंगे सर सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। मार्केट का भी अगर आप सेम बनाओगे ना, मार्केट का भी अगर आप सेम बनाओगे आपका हो जाएगा सर मार्केट सप्लाई कर्व। कोई भी डाउट होगा सर आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, अपना डाउट जो है वो ड्रॉप कर देना, राइट गाइस। देखो अब बस सप्लाई फंक्शन का मतलब क्या होता है, अपन ने पढ़ा था यार, अपन ने पढ़ा था डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ठीक है, अपन ने पढ़ा था डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई होते हैं, जैसे आपका, मैं आपको वापस से एक रिकैप करवा देती हूँ, ठीक है। देखो ये अपन ने पढ़ा था डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, जैसे प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी हो गया, फिर प्राइस ऑफ अदर गुड्स हो गया, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, देन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया आपका, देन गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म हो गया, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये सर आपका हो गया डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, मतलब जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, फंक्शनल रिलेशन ये अंडरलाइन करने से मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल रिलेशन between supply and factors affecting the supply, between supply and factors affecting the supply, ये आपका हो गया SX मतलब supply of X, ठीक है, is equal to F मतलब functional relationship X, F मतलब आपका functional relationship, ठीक है सर। तो F अपन ने देखा था सर, F अपन ने देखा था फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, S का मतलब अपन ने देखा था सप्लाई ऑफ X, ठीक है, फिर F का अपन ने देखा था फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, अपन ने क्या देखा था, F का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, अपने F का मतलब क्या देखा था फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, ओके। फिर अपन देखते हैं यार कि PX, ठीक है, PX हो गया, फिर PO हो गया, ठीक है, मतलब प्राइस हो गया, फिर आपका अदर फैक्टर्स हो गया, ठीक है, फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट का जो पॉलिसी आ गया वो आ गया, ठीक है, एक्स मतलब डॉट डॉट डॉट, मतलब जितने भी आपने देखा था ना यार, जितने भी आपने फैक्टर्स अपने सप्लाई देखे थे वो सारे, ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आएगा वो आपका आएगा सर फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई जो अपन ने अभी देखा था, ठीक है, लास्ट में। ओके सर, लॉ ऑफ सप्लाई, देखो यार लॉ ऑफ सप्लाई जो होता है क्या होता है सर, इट स्टेट्स द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा क्वांटिटी कम होगा। डिमांड में अपन ने इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ा था, डिमांड में अपन क्या पढ़ा था, इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ा था प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में, मतलब आपका अगर प्राइस जो है, अगर आपका जो प्राइस है वो कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम होगा, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम हो गया, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी भी कम होगा, ठीक है। स्टेट्स द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, देखो मैंने लिखा भी है, प्राइस आपका बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी जो है वो भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी जो है वो भी कम होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट इज लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म, लॉन्ग रन सप्लाई फर्म ऑफ अ सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म। देखो ये जो है दो कर्व मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे पूरा मैंने स्टेप्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, अपन एक एक स्टेप कर करके पढ़ते हैं और समझते जाते हैं, ठीक है, आराम से ध्यान से सुनते रहना, बस शांति से सुनते रहना, ठीक है। देखो ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट, ऑब्वियसली बात है यार, हर एक कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि लॉन्ग रन पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट, रिटर्न्स टू स्केल इज द रीजन फॉर शेप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कर्व, ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कर्व हो गया, ये हो गया आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कर्व, ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कर्व एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कर्व, ठीक है। देखो मार्जिनल कर्व हैव अ यू शेप, देखो मार्जिनल कर्व जो होगा ना वो आपका यू शेप में है, देखो ये आपका यू शेप में बन रहा है, देखो हम पर्पल कलर से बनाइए, आपका यू शेप में बना, एक्स एक्सिस में आपने क्वांटिटी लिया हुआ है मतलब आउटपुट हो गया आपका, एंड वाई एक्सिस में यू हैव टेकन, एंड इन वाई एक्सिस यू हैव टेकन द कॉस्ट मतलब प्राइस आपको, ठीक है। देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो है द बिगिनिंग बोथ विल बी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, ठीक है, दोनों के दोनों जो है कम होते जाएंगे, देखो दोनों के दोनों कम हो रहे हैं, ये भी ऐसा डाउनफॉल हो रहा है, ये भी जो आपका ऐसा डाउनफॉल हो रहा है, दोनों इंक्रीज स्टार्टिंग में मार्जिनल कर्व हो या एवरेज कर्व, दोनों के दोनों डिक्रीज हो रहे, कम हो रहे, ठीक है। नेक्स्ट है जो मार्जिनल कर्व है ना, लॉन्ग रन मार्जिनल कर्व जो है ना, मतलब मार्जिनल कॉस्ट है, लॉन्ग रन मार्जिनल कर्व, मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो द एवरेज कॉस्ट, बिलो द एसी, ठीक है, बिलो द एसी, मतलब देखो ये आपको हो गया, तो ये तो यार स्टार्टिंग में देखो पूरा एसी के नीचे ही है ना, देखो ये एसी हो गया ये अपना, और उसके नीचे ये तो बिलो एसी, ठीक है। फिर उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है मोर देन एसी, ऑब्वियस बात है ये नीचे है तो ये एसी से ज्यादा ही जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, कौन, एमसी, ठीक है। फिर उसके बाद जो लॉन्ग रन मार्जिनल कर्व है, ठीक है, जो लॉन्ग रन मार्जिनल कर्व है तो वो रीच
इट्स मिनिमम पॉइंट फर्स्ट, देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, देन इट इंक्रीजेस, ठीक है। ये अपना पहले मिनिमम पॉइंट में पहुंचेगा, मिनिमम पॉइंट में पहुंचेगा मतलब देखो मैं इसको बता देती हूँ, ये पहले अपना मिनिमम पॉइंट में पहुंचेगा, कौन, एमसी, ठीक है, एमसी जो है अपना मिनिमम पॉइंट में यहाँ पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद जो है वो बढ़ना चालू होगा, फिर वो इंक्रीजिंग चालू हो जाएगा उसका, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज जो मार्जिनल लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है वो कट हो रहा है सर एसी को एट इट्स मिनिमम में वो कट हो रहा है, देखो ये वाला, ठीक है, ये कट हो रहा है सर यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम बिलो एंड इट विल कंटिन्यू टू राइज, इट विल कंटिन्यू टू राइज, मतलब एसी के हाँ एसी के मिनिमम में वो कट हो रहा है, एमसी जो है वो एसी के मिनिमम में यहाँ पे कट हो रहा है, और फिर ये कंटिन्यू बढ़ता चले जाएगा, वापस से कट होके भी बढ़ता चले जाएगा, फिर सर उसके बाद जो एमसी है वो कट होगा सर, एंड वो कट करेगा व्हेन एसी जो है अपने मिनिमम पॉइंट में है, ठीक है सर। फिर एलआर एसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा सर, यहाँ से कट होने के बाद ये भी जो है वो इंक्रीज होगा, एंड फिर उसके बाद एमसी जो है सर, एमसी जो है वो इंक्रीज होगा मोर देन एसी, ये मोर देन एसी, पहले मोर देन एसी डिक्रीज हो रहा था, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में डिक्रीज हो रहा था, अब यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो यही अपन ने पढ़ा सर। और फिर उसके बाद अपन ने देखा सर कि एमसी जो है, ठीक है सर, जो एमसी है अबाउट एलआरएसी, जो एमसी है सर अबाउट एलआरएसी, जो एमसी जो है सर अबाउट एलआरएसी जो है, ठीक है, सो अबव अबव एसी हो जाएगा सर, ठीक है, मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट है, तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो अबव हो जाएगा एसी के, वो अबव हो जाएगा एसी के। तो वैसे ही अपन ने पहला ग्राफ देखा सर लॉन्ग रन सप्लाई कर्व का, ठीक है, ये लॉन्ग रन सप्लाई कर्व का अपन ने देखा सर, उसके बाद अपन देखेंगे शॉर्ट रन, ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे शॉर्ट रन, ठीक है, अभी अपन ने सर देखा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व का ऑफ अ फर्म का ग्राफ, ठीक है। अच्छा दूसरे ग्राफ में आ जाते हैं सर, दूसरे ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि देखो, अच्छा पहले तो अपन इसके पहले अपन शॉर्ट रन देख लेते हैं, ठीक है, इसके पहले अपन शॉर्ट रन देख लेते हैं, शॉर्ट रन देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोला है, कंडीशंस, 3 कंडीशंस थी, ठीक है, प्राइस इज इक्वल टू एमसी, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एमसी, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है सर। फिर मार्जिनल कॉस्ट मस्ट नॉट बी डिक्रीज, मतलब ऊपर जाना चाहिए, एंड शॉर्ट रन में जो है वो आपको प्राइस जो है वो ज्यादा होना चाहिए, इंक्रीज मतलब हायर होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, एंड लॉन्ग रन में सर आपका प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट के भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो क्या लिखा है सर, आपका जो पहला वाला है, ठीक है, जो आपका P1 हो जाएगा, ठीक है, आपका जो पॉइंट 1 हो जाएगा, तो वो आपका इंक्रीज होगा सर, ठीक है, जो P1 है ना वो आपका इंक्रीज होगा मिनिमम, जो आपका जो आपका तो सर देखो अपन ने पहला कंडीशन क्या देखा था, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, जब प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल रहेगा, मतलब ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा सर अपना, ठीक है, एंड ये अपना ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, लेकिन सर दोनों में से कौन सा पॉइंट ले, दोनों में से कौन सा प्राइस जो है वो सही प्राइस होगा, एकदम परफेक्ट प्राइस होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है, ये वाला देखो इसमें जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, ये अपना मार्जिनल कॉस्ट वाली लाइन होगी, ठीक है, अपनी मार्जिनल कॉस्ट वाली लाइन होगी, तो ये जो है ये नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, ये आपका क्या हो जाएगा सर, नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब ये वाला तो अपन लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो डिक्रीजिंग हो रहा है ना अपना मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे तो डिक्रीजिंग हो रहा है, तो अपन विल गो विथ दिस पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है, दिस पर्टिकुलर प्राइस। एंड शॉर्ट रन में जो प्राइस है वो मतलब वो ज्यादा होना चाहिए, हायर होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, ठीक है। देखो अगर अपन प्राइस 1 ले लेते हैं, ठीक है, अगर अपन P1 ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है नीचे, अगर अपन P1 ले लेते हैं तो वो ग्रेटर है मिनिमम एवरेज प्राइस के, मिनिमम एवरेज कॉस्ट हो, मिनिमम मतलब मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, ठीक है। और कौन से में सर Q1, कौन से में सर Q1 में, मतलब देखो इसमें जो आपका तीनों कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगा ये वाले प्राइस में, देखो इसमें जो आपका P इज इक्वल टू एमसी, मतलब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट भी हो रहा है, ठीक है, एसएमसी, ठीक है, तो P1 और आपका प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो सेम हो रहा है, इक्वल हो रहा है दोनों में। एंड आपका सेकंड जो कंडीशन है सर, आपका जो आपका सेकंड कंडीशन है सर, जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए बल्कि इंक्रीजिंग होना चाहिए, हायर स्लोप पे जाना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। एंड जो आपका थर्ड कंडीशन है सर, मतलब शॉर्ट रन में जो प्राइस है वो ग्रेटर होना चाहिए, वो ग्रेटर होना चाहिए आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने मिनिमम में होगा, देखो मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो इससे ग्रेटर होना चाहिए आपका, ग्रेटर होना चाहिए क्या आपका
प्राइस, ठीक है। अब देखो ये ग्रेटर है कि ये प्राइस ग्रेटर है, देखो यहाँ पे ये प्राइस ग्रेटर है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बट ऑब्वियसली आपका प्राइस ग्रेटर है। तो यहाँ पे अपने तीनों कंडीशंस फुलफिल कर दिए, सेटिस्फाई कर दिए। ये लॉन्ग रन को भी मत देखना, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द शॉर्ट रन ओनली, ठीक है, शॉर्ट रन ओनली वी आर डीलिंग विद। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा सर कि ये वाला जो प्राइस है ये एकदम परफेक्ट प्राइस है, सही प्राइस है, इसीलिए यहाँ पे ये प्राइस परफेक्ट है, इसीलिए जो फर्म है वो सप्लाई कर रही है सर आपका Q1, मतलब वन क्वांटिटी आपका Q1 जो है वो सेल कर रही है, पर्टिकुलर Q1 जो क्वांटिटी है तो वो सेल कर रही है, क्योंकि परफेक्ट प्राइस है, सही प्राइस है, ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन आपके फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर अगर अपन देखें मतलब P2 में, ठीक है, P2 में ये वाले में देखे तो ये वाले में देखो फर्स्ट कंडीशन P इज इक्वल टू MC, P इज इक्वल टू MC, नो नहीं हो रहा है सर सेटिस्फाइड। सेकंड आपका कंडीशन है कि सर मतलब जो MC जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो नॉन डिक्रीजिंग, भैया इसमें है ही नहीं ना, इसमें तो आपका है ही नहीं, तो कहाँ इंक्रीज डिक्रीज की बात आ गई, तो इसमें है ही नहीं ना P2 में MC। एंड थर्ड इज आपका जो आपका P है, ठीक है, मतलब जो प्राइस है वो ग्रेटर होना चाहिए, आपका प्राइस जो है वो ग्रेटर होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो सर ये वाला जो है आपका प्राइस ग्रेटर है कि आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ग्रेटर है, ऑब्वियस बात है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ग्रेटर है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको प्राइस ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ग्रेटर है, तो तीनों कंडीशन जो आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है सर, इसीलिए यहाँ जो आपका केस बनेगा सर वो लॉस का केस बनेगा, ये आपका लॉस वाला सिचुएशन केस बन जाएगा, जहाँ पे जो आपका क्वांटिटी जो सोल्ड होगा वो आपका जीरो होगा, जीरो क्वांटिटी होगा, ये लॉस का सिचुएशन हो जाएगा एक फर्म के लिए, सप्लायर के लिए, ठीक है सर। एंड यहाँ वाले में अपन देख लेते हैं सर एक बार फटाफट, जो लॉस है ना, लॉस जो है, ठीक है, लेस देन, देखो यहाँ पे अपन वापस से दोनों पॉइंट में कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एक तो पॉइंट आपका ये वाला होगा, एक आपका पॉइंट होगा ये वाला, क्योंकि प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तो ये वाला पॉइंट होगा, एक तो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है सर। फिर यहाँ पे क्या लिखा है सर, लेस देन मिनिमम एवरेजेबल आउटपुट विल बी जीरो, लेस देन एवरेज मिनिमम एवरेजेबल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज मिनिमम कॉस्ट मतलब यहाँ पे, ठीक है, इससे अगर कम हो रहा है सर मिनिमम, तो ये आपका मिनिमम का एबीसी आपका ये मिनिमम है, अगर इससे भी कम हो रहा है ना सर, इससे भी कम हो रहा है मतलब ये सब, तो ये वाला जो आपका हो जाएगा सर, ये वाला आपका जो हो जाएगा विल बी जीरो, एंड ये आपका लॉस वाली सिचुएशन बन जाएगी आपकी, एक लॉस वाली सिचुएशन आपकी बन जाएगी। और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है सर, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है इज इक्वल टू आपका सप्लाई कर शॉर्ट रन, आपका लॉन्ग रन सप्लाई कर, सॉरी शॉर्ट रन सप्लाई कर, ठीक है। आपका जो एवीसी है आपका, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है आपका, तो वो आपका इज इक्वल टू हो जाएगा सर, आप इज इक्वल टू हो जाएगा आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के इज बिलो, एंड इसके अगर नीचे अगर आप कुछ प्रोडक्शन करोगे सर, तो वो आपका कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, बिलो दिस आपका कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा। देखो कौन सा पॉइंट हो गया आपका, एवीसी और आपका एसएमसी, ये वाला हो गया, तो इसके नीचे आप कोई प्रोड्यूस कर रहे हो ना ये वाले सारे पॉइंट में, तो इसका कोई प्रोडक्शन नहीं होने वाला है सर। एंड जो आपका एसएमसी है, जो बोल्ड लाइन में जो मैंने आपको किया हुआ है, आई गेस क्लियर नहीं होगा ये वाला, ठीक है, ये जो आपका बोल्ड लाइन हो गया ना सर, तो ये आपका शॉर्ट रन सप्लाई कर भी इसको बोलोगे, ठीक है, एसएमसी मतलब ये जो आपका बोल्ड लाइन है इसको आप शॉर्ट रन सप्लाई कर भी बोलोगे, ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट रन का हो गया। एंड मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग रन में भी पूरा का पूरा सेम है, मतलब आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी कि ये दोनों पॉइंट आप देख लेना, ये दोनों पॉइंट में से कौन से में है सर, ये वाले में हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वाले पॉइंट में आपका प्राइस जो आपका ये पी है, ठीक है, जो आपका पी है ये प्राइस हो जाएगा आपका, एंड ये वाला जो कर्व है ये दोनों आपका सेम लेवल में हो जाएगा, ठीक है, सेम लेवल में हो जाएगा। एंड ये वाला जो है आपका, ये आप इसको क्या बोलोगे सर, सप्लाई कर, ठीक है, लॉन्ग रन सप्लाई कर भी इसको बोलेंगे, लॉन्ग रन सप्लाई कर भी इसको बोलेंगे। एंड इसके नीचे अगर कुछ आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो सर, ठीक है, समझ गए, यस सर, यस मैम, समझ गए, ठीक है सर। तो यहाँ तक अपन ने सर देखा है कि आपका शॉर्ट रन या लॉन्ग रन सप्लाई कर फर्म, ठीक है, ये वाला जो था अपना लॉन्ग रन है, ठीक है, एंड शॉर्ट रन में आपका ये सारा अपन ने देखा हुआ है। तीन कंडीशन याद रखना, ठीक है, कि आपका एमसी जो है मतलब पी इज इक्वल टू एमसी हो जाएगा, फिर एमसी जो है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। एंड शॉर्ट रन में आपका पी जो है वो एबीसी से बड़ा होगा, एंड लॉन्ग रन में जो अपन ये लास्ट वाला देखा था तो उसमें पी जो है वो ग्रेटर होगा एसी से, पी जो आपका ग्रेटर होगा, पी जो आपका ग्रेटर हो गया एसी से, ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट अपना आंसर आते हैं अपन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब आपने तो बता दिया सर कि इतना इंक्रीज होगा, लेकिन कितना इंक्रीज होगा, मतलब आपने बताया सर अगर जैसे 10 से 20 हो रहा है, तो हमें पता है सर अगर प्राइस 10 रुपए से 20 रुपए हो रहा है तो आपका सप्लाई भी जो है 50 से 100 है, प्राइस 10 से 20 हो रहा है आपका, जो आपका सप्लाई है वो भी 50 से 100 है, लेकिन
कितना परसेंट चेंज हो रहा है सर, दोनों में कितना परसेंट चेंज हो रहा है सर, वो कौन बताएगा सर, आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, वो कौन बताएगा सर, आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताएगा, ठीक है। अब मेजरमेंट की बात करें सर, मेजरमेंट की बात करें, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की अगर बात करें सर, तो आपके जो दो मेजरमेंट है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, पहला आपका हो जाएगा सर परसेंटेज मेथड एंड सेकंड आपका हो जाएगा सर प्रोपोर्शनेट मेथड। पहला आपका हो जाएगा सर आपका परसेंटेज मेथड एंड सेकंड आपका हो जाएगा सर प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है। अब परसेंटेज मेथड में अगर मैं बात करें सर, परसेंटेज मेथड में बात करें तो उसका आपको फॉर्मूला क्या जो ईएस मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ईएस का मतलब क्या हो जाएगा सर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब ईएस में अगर अपन देखें तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। देखो अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा का मतलब पता है ना सर, डेल्टा का मतलब अपने पहले वाले प्रीवियस चैप्टर से बहुत ही पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, डेल्टा मतलब चेंज, तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू 100, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू 100, वैसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, वैसे आपका हो जाएगा सर परसेंटेज चेंज इन प्राइस का मतलब क्या होता है, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100, ठीक है। एंड प्रोपोर्शनल मेथड की अगर हम बात करें सर, प्रोपोर्शनल मेथड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, ईएस का आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू चेंज इन प्राइस, ठीक है। अच्छा अब आपका ओल्ड प्राइस जो होगा वो आप डिनोट करोगे पी से, न्यू प्राइस आप किससे डिनोट करोगे सर, P1 से, ठीक है। ओल्ड ओल्ड डी हो जाएगा, ठीक है, ये डी हो जाएगा। ओल्ड सप्लाई आप इससे शो करोगे, किससे डिनोट करोगे, क्यू से, एंड न्यू सप्लाई किससे करोगे सर, Q1 से, ठीक है, Q1 से। अच्छा देखो अब चेंज, अब आपका चेंज इन प्राइस, ठीक है, चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू P माइनस P1, चेंज इन क्वांटिटी Q माइनस Q1, चेंज इन प्राइस कितना हो जाएगा सर आपका P माइनस P1, हम चेंज इन क्वांटिटी कितना हो जाएगा सर, Q माइनस Q1, ओके सर। अब एक न्यूमेरिकल से अपन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो एट द प्राइस ऑफ ₹10, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एज अ प्राइस ऑफ ₹10, एट द प्राइस ऑफ ₹10 जो फर्म है वो सप्लाई कर रही है सर 50 यूनिट, ठीक है, जो फर्म है वो सप्लाई कर रही है सर 50 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है सर 12 रुपए में, तो फर्म सप्लाई कर रही है कितना, 70 यूनिट, 70 यूनिट, ठीक है। तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, सब आपका प्राइस हो जाएगा ओल्ड प्राइस 10 रुपए, और P1 मतलब अभी मैंने बताया था आपको 2 सेकंड पहले, P1 मतलब न्यू प्राइस आपको कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और Q आपका नॉर्मल Q जो आपका हो जाएगा 50 एंड Q1 आपका हो जाएगा सर 70, ठीक है। फिर चेंज इन प्राइस मतलब P1 माइनस P मतलब 12 माइनस 10 आपको कितना हो जाएगा सर, आपको कितना हो जाएगा सर 2, ठीक है, कितना हो जाएगा सर 2 रुपए। और आपका Q मतलब डेल्टा Q, ठीक है, मतलब चेंज इन क्वांटिटी कितना हो जाएगा सर Q1 माइनस Q मतलब आपका Q1 मतलब न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, ठीक है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, ओके सर। देखो अब प्रोपोर्शनेट मेथड से अगर अपन फाइंड करें सर, प्रोपोर्शनेट मेथड से फाइंड करेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, मतलब आपका चेंज इन क्वांटिटी अपॉन कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका क्वांटिटी में, आपका नॉर्मल जो क्वांटिटी जब 50 रहेगा तो 20 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपका कितना हो जाएगा सर, आपका कितना हो जाएगा प्राइस आपका कितना हो जाएगा सर, प्राइस जो है वो आपका नॉर्मल जो है वो आपका 10 दिया हुआ है, चेंज इन प्राइस मतलब आपका 2 रुपया दिया हुआ है, 10 माइनस 2 तो 20 माइनस 10 मतलब 20 डिवाइड बाय 10 आपका हो जाएगा सर, अल्टीमेट आंसर आपका आएगा 2, ठीक है, अल्टीमेट आपका आंसर का 2, ठीक है। अच्छा प्रोपोर्शन मेथड से करो या परसेंटेज मेथड से करो, आंसर हमेशा सेम आने वाला है, प्रूफ अपन देख लेते हैं सर। देखो अगर अपन परसेंटेज मेथड से करेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो अगर आप करोगे सॉल्व तो 40 डिवाइड बाय 20 मतलब आपका अल्टीमेट आंसर 2 आएगा, तो इसमें भी आपका अल्टीमेट आंसर 2 आ रहा था और इसमें भी जो आपका अल्टीमेट आंसर जो है वो 2 आ रहा है, ठीक है सर, समझा, यस सर, समझ गए, वेरी गुड। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको क्या बोल रहा है सर कि जैसे आपका एक क्वांटिटी दिया हुआ, देखो इस ये वाला क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको क्वांटिटी दिया नहीं है, रेवेन्यू बस दिया, आपका रेवेन्यू बस पता है, क्वांटिटी नहीं पता आपको, तो कैसे करोगे, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मार्क कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, मतलब आई मीन स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, ठीक है। तो क्वांटिटी इज इक्वल टू रेवेन्यू डिवाइड बाय प्राइस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि आपको प्राइस दिया हुआ है 5, रेवेन्यू आपको दिया है 800, प्राइस आपको दिया है 5, रेवेन्यू आपको दिया है 800,
प्राइस अगर राइज हो रहा है सर 20% से, तो आपका रेवेन्यू भी आपका इंक्रीज हो रहा है सर 400 से। आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है, आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे सर? देखो आपको ओल्ड प्राइस तो आपको 5 रुपए दे दिया, ठीक है सर, ओल्ड प्राइस आपको 5 दे दिया। अब देखो अब P1 आप कैसे करोगे सर? P1 कैसे करोगे? 20% आपका बढ़ रहा है, 20% मतलब 5 प्लस 20% आपका 1 हो जाएगा, 5 का 20% कितना हो जाएगा सर आपको 1, तो 5 प्लस 1 आपका 6 हो जाएगा। तो P1 मतलब न्यू प्राइस आपका कितना हो गया सर? 6 हो गया, ठीक है। आपका रेवेन्यू, ओल्ड रेवेन्यू आपका दिया हुआ है सर 800, ठीक है, 800 आपका ये रहा क्वेश्चन में। अब R1 आप कैसे करोगे सर? R1 मतलब रेवेन्यू अगर आपका इंक्रीज हो रहा है सर 400 से, मतलब 800 प्लस 400 आपका 1200 रुपए आ गया, 1200 रुपए आ गया। तो अब आप क्या करोगे सर? Q1 जो आपका नॉर्मल Q, ठीक है, नॉर्मल Q जो है आपका वो आपका हो जाएगा सर 800 डिवाइड बाय 5, 800 डिवाइड बाय 5, 800 डिवाइड बाय 5, तो ये आपका हो गया सर 168, ठीक है, 168। और Q1 आपका कैसे होगा सर? न्यू रेवेन्यू डिवाइड बाय न्यू प्राइस, न्यू रेवेन्यू डिवाइड बाय न्यू प्राइस आपका हो जाएगा सर, आपका रेवेन्यू अपन ने देखा था ना, रेवेन्यू अपन ने देखा था टोटल रेवेन्यू, ठीक है, तो रेवेन्यू डिवाइड बाय आपका प्राइस, न्यू प्राइस, ठीक है, तो आपका 1200 डिवाइड बाय 6 आपका ये हो जाएगा सर 200, आपका हो जाएगा सर 200। अब बहुत इजी है यार, आपका पी दे दिया हुआ है, पर पी आपको पता चल गया 5, P1 आपको पता चल गया 6, चेंज इन प्राइस, चेंज इन पी मतलब चेंज इन प्राइस आपको 1, देन क्वांटिटी 160, Q1 चेंज इन मतलब वो न्यू क्वांटिटी, एंड फिर चेंज इन क्वांटिटी आपको है आपका 40। अगर आप दोनों फॉर्मूले अगर आप लगाओगे, ठीक है, प्रोपोर्शन मेथड का एक परसेंटेज चेंज मेथड का, तो आपका जो इलास्टिसिटी सप्लाई आएगा, इलास्टिसिटी सप्लाई जो आपका आएगा वो आपका 5 डिवाइड बाय 4, 5 डिवाइड बाय 4 आपका मतलब टोटल आपका जो आंसर आएगा फाइनल आंसर, वो फाइनल आंसर जो आपका 1.25 आएगा, 1.25 आएगा। कोई भी मेथड से करो, प्रोपोर्शन से करो या तो परसेंटेज चेंज मेथड से करो, कोई मेथड से करो 1.25 आने वाला है सर, ठीक है। तो ये अपन ने देखा था सर, जब आपको क्वांटिटी दिया नहीं रहता, सिर्फ आपको रेवेन्यू दिया रहता है। और ये तो यार पहला जो क्वेश्चन अपन ने देखा था वो तो नॉर्मल और सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखते हैं यार काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब कितने टाइप्स ऑफ, कितने अलग अलग तरीके के इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होते हैं, ठीक है सर। देखो पहला आपको हो जाएगा सर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई मतलब इनफाइनाइट सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस। अब पहली बार देख लो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई जो एक इमेजिनरी होता है, एक इमेजिनरी कंडीशन, एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ये इन रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है सर, एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना, ये एक इमेजिनरी है बस, ठीक है। देखो इनफाइनाइट सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड सप्लाई बिकम्स जीरो विद स्लाइट फॉल इन प्राइस, मतलब प्राइस अगर आपका थोड़ा सा कम हुआ ना, सप्लाई आपका पूरा जीरो। कभी देखा है, कभी सुना है क्या? प्राइस अगर 10 रुपए से 9 रुपीज हो गया तो सप्लाई पूरा जीरो। इमेजिनरी सिचुएशन है, बहुत इमेजिनरी है, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं इसको? इनफाइनाइट, ठीक है, इन्फिनिटी का साइन, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में इन्फिनिटी, ठीक है। देखो इसको स्केड्यूल अपन बोलेंगे, ठीक है, स्केड्यूल पहले बना लेना। प्राइस अगर आपका 30 है तो सप्लाई आपका 100 है, प्राइस अगर 30 है तो आपका सप्लाई कितना हो जाएगा सर? 200। प्राइस अगर आपका 30 है तो आपका सप्लाई हो जाएगा सर 300, ठीक है। तो आप पूरा बना सकते हो सर। यहाँ पे अपन ने वाई एक्सिस में प्राइस लिया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में अपन ने आउटपुट लिया है, ठीक है। तो ये अपना Q1 है, ये Q2 है, बीच वाला जो अपना क्वांटिटी है, ठीक है सर। तो ये तो यार एक जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है ऑपोजिट टू दी एक्स एक्सिस, ठीक है, ऑपोजिट टू दी एक्स एक्सिस, ठीक है सर। तो ये आपका सप्लाई कर्व हो जाएगा, एसएस मतलब सप्लाई कर, एसएस मतलब सप्लाई कर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अपन आते हैं सर परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई आपका क्या हो जाएगा सर? अगर जो आपका सप्लाई डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्राइस, बताओ आपका प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है, देखो अगर प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन आपका जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है, प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन आपका सप्लाई जो सेम है, कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। देन सप्लाई फॉर सच कमोडिटी इज सेट टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक, इससे स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेना है, सॉरी ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा सर? जीरो, ठीक है, इलास्टिसिटी सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? जीरो, ठीक है। देखो प्राइस अगर आपका 10 है, सप्लाई आपका 30 है, लेकिन प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन तो भी आपका जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है। प्राइस आपका 30 हो रहा है, बढ़ जा रहा है, लेकिन तो भी आपका सप्लाई जो है वो सेम है। तो यहाँ आपका हो जाएगा सर, आपका यहाँ पे हो जाएगा सर, आपका ऐसा पूरा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस में आपका प्राइस हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका P1, ये P, यहाँ पे P2 हो जाएगा सर। और फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? एक आपका वर्टिकल लाइन आपका बन जाएगा, ठीक है, वर्टिकल टू वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन वर्टिकल टू वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन वर्टिकल टू वाई एक्सिस आपका बन जाएगा, ठीक है सर। ओके नेक्स्ट आपका हाईली इलास्टिक सप्लाई, हाईली इलास्टिक सप्लाई में आपको क्या हो जाएगा सर? जब आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो है ना इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब क्वांटिटी ज्यादा बढ़ रही है, प्राइस कम बढ़ रहा है, क्वांटिटी ज्यादा बढ़ रही है, प्राइस आपका कम बढ़ रहा है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, आपका प्राइस 20 है तो आपका क्वांटिटी
100 हो गया है आपका, और प्राइस सिर्फ 5 रुपए बढ़े, सिर्फ 5 रुपए आपका प्राइस बढ़ा, लेकिन क्वांटिटी आपको जस्ट डबल हो गई, जस्ट डबल आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। मतलब आपका जब का क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एंड आपका प्राइस जो है वो कम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा पूरा ग्राफ शो हो जाएगा सर, ठीक है। ऐसे मतलब सप्लाई कर्व, ऐसे मतलब सप्लाई कर्व, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका हो जाएगा सर लेस इलास्टिक सप्लाई। लेस इलास्टिक सप्लाई मतलब जब आपका जो परसेंटेज आपका जो चेंज है क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब आपका देखो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी कम चेंज हो रहा है, प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड कम चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो क्लियर है। देन सच सप्लाई फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी लेस इलास्टिक, देन सप्लाई फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी लेस इलास्टिक। और ये आप कैसे शो करोगे, मतलब इलास्टिसिटी सप्लाई जो है आपका लेस देन 1, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 इस पर्टिकुलर केस में, सिचुएशन में, कौन से काइंड में, लेस इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। देखो प्राइस आपका 10 है, सप्लाई 100 है, प्राइस आपका कितना हो गया सर, 15 हो गया, प्राइस आपका 15 हो गया, मतलब ज्यादा हो गया, सप्लाई आपका सिर्फ 30 से बढ़ा है, सिर्फ 30 यूनिट्स बढ़े, यहाँ पे आपका 5 हो गया, 5 से इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर आपका, यहाँ पे अपन लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्राइस, और फिर आप पूरा का पूरा ग्राफ बना देना, तो आपका ग्राफ जो है वो ऐसा कुछ शो होगा, दिखेगा, ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है सर। ओके नेक्स्ट आपका हो जाएगा सर यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर आपका इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो आपका इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब अगर आपका इलास्टिक मतलब आपका क्वांटिटी सप्लाइड जो 5% से इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस जो 5% से इंक्रीज होगा, अगर क्वांटिटी सप्लाइड आपका 10% से इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस भी जो है वो क्वांटिटी जो आपका प्राइस है, ठीक है, सॉरी जो आपका प्राइस है कमोडिटी का, तो वो भी जो है 10% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे अपन ने 5% से इंक्रीज हुआ, ठीक है, 10 से 15 हुआ, मतलब 5% इंक्रीज हुआ आपका प्राइस, तो सप्लाई भी जो आपका 10 से 150 और 100 से 150 हो गया, मतलब 5%, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो है वो सेम परसेंटेज में आपके जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको अपन सर बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। मतलब ES मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है इज इक्वल टू 1 है। देखो यहाँ पे आपका प्राइस आपका पहले P था और P1, मतलब यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है, ये भी आपका सर इंक्रीज हो रहा है, ये भी आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये आपका Q से Q1 हो गया, ये P से P1, P1 मतलब न्यू प्राइस, Q1 मतलब न्यू क्वांटिटी, ठीक है। P मतलब ओल्ड प्राइस, Q मतलब ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है। नीचे आप लोगे सर क्वांटिटी सप्लाइड QS, यहाँ पे आपका y एक्सिस में सर आपका आ जाएगा प्राइस, y में प्राइस, Q क्वांटिटी सप्लाइड मेरा QS मतलब आपका आ जाएगा x में, ठीक है सर। तो ये अपना था सर चैप्टर पूरा का पूरा, ठीक है। एंड आई होप आप लोग को क्लियर है एंड क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत भी, या आई गेस पूरा ही अच्छे से आपको क्लियर हुआ है, राइट सर। तो अगर आपको कोई भी डाउट है ना, जस्ट सेकंड, यस, तो सर अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू आर फ्री टू आस्क अ डाउट, मेरे मेल आईडी में भी आप ड्रॉप कर सकते हैं अपना डाउट, या तो फिर अपना डाउट जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं सर, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड, एंड नेक्स्ट चैप्टर जो है सप्लाई वाला जो वो आप वापस जो मेरा अपलोड होने वाला है सर वीडियो, उसमें आप देख लीजिए सर, राइट। एंड ये वाला आपने चैप्टर देखा था सर फर्म का जो सप्लाई है उसका अंडर परफेक्ट कंपटीशन में सर, ठीक है। एंड सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वाचिंग।